नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे कश्मीर और कर दिया पाकिस्तान का इलाज। किया बड़ा ऐलान, पाकिस्तान ने मनाया ब्लैक डे, यानी पीएम मोदी कश्मीर में किए ऐलान। खून के आंसू रो रहा पाकिस्तान ने मनाया ब्लैक डे। बताएंगे कौन कौन से बड़े ऐलान किए हैं। दूसरी बड़ी अपडेट, पुलवामा के पोहू इलाकों में सुरक्षा बलों ने 3 और आतंकियों को किए ढेर, यानी पीएम मोदी जैसे ही निकले 3 आतंकियों को ढेर किया है सेना ने। अब तक 13 आतंकी हो चुके हैं ढेर 72 घंटों में। तीसरी बड़ी अपडेट बताएंगे, ड्रैगन को उसी की भाषा में भारत ने दिया जवाब। चीनी नागरिकों के लिए जारी किए गए टूरिस्ट वीजा को किया सस्पेंड। बड़ी खबर निकल के आ रही, भारतीय छात्रों को आंख दिखा रहा था चाइना। बताएंगे पूरे विस्तार से। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, जहां पे अब रूसी हेलीकॉप्टर के बेड़े को इजरायली स्पाइक मिसाइलों से लैस कर रही वायुसेना। बड़ी खबर निकल के आ रही, वो हम आपको बताएंगे। यानी हेलीकॉप्टरों में अब मिसाइल बांध करके दागा जाएगा, वो भी हम बताएंगे कितना खतरनाक होगा। इस बीच बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, इजराइल ने पत्थरबाजों का इलाज कर दिया है। यानी यहूदियों ने जब अपनी पूजा कर रहे थे तो फलस्तीनी में जो मुस्लिम थे वो पत्थरबाजी कर रहे थे, जैसे भारत में हुआ, लेकिन वहाँ अनोखे तरीके से इलाज कर दिया है। बताएंगे कैसे। इसके साथ ही भारत की परेशानी बढ़ा रही यूक्रेन में रूसी हथियारों की नाकामी। बताएंगे आखिर इंडियन फोर्सेस ने क्या उठाया बड़ा कदम। इस बीच भड़क सकता है रूस, बोरिस जॉनसन ने जेलेंस्की से कहा युद्ध हथियारों में कमी नहीं होने देंगे, जीतो और रसिया को हराओ। तो ये भी हम बताएंगे। फ्रांस में दोस्तों हुआ है मतदान। महंगाई और मुसलमान के मुद्दे पे एक कट्टर तो दूसरा महाकट्टर में है मुकाबला, वो हम आपको बताएंगे। मतदान संपन्न हो चुका है, तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। इस देश के मानते हैं इंडियन आर्मी पे गर्व है, तो इस वीडियो को लाइक करो और पीएम मोदी की कूटनीति पे आप भी विश्वास है तो कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में कर दिया बड़ा खेला। पाकिस्तान ने मनाया ब्लैक डे। कश्मीर में घुसकर पीएम मोदी ने कहा मुस्लिम देश आज जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं बड़ी भारी भरकम निवेश। उन लोगों को दिया करारा जवाब जो जम्मू कश्मीर का देख रहे थे ख्वाब। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचकर 20,000 करोड़ के परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस बीच पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है। पाकिस्तान का सपना चकनाचूर होता दिखाई दे रहा है। जिस कश्मीर को लेकर पाकिस्तान सपने सजोए बैठा है, उस कश्मीर को विकास की राह पर देख पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के बयान से तो पाकिस्तान में और हलचल मच गई है। यही कारण है कि पाकिस्तान ने कल ब्लैक डे मनाया है। यानी कल पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे पे एक तरफ जहां थे तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इसे ब्लैक डे के मौके पर मनाए हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में मुस्लिम देश जो हैं, मुस्लिम देश आज जम्मू कश्मीर में निवेश के लिए उत्सुक हैं। जितना 17,000 करोड़ पिछले 70 सालों में हुआ, तो आज 25,000 करोड़ महज आर्टिकल 370 हटने के 2 से 2.5 सालों में निवेश होने जा रहा है। ये भारत की जीत नहीं तो और क्या है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के बेरोजगारी दूर करने का सबसे बड़ा साधन है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं एक तरीके से ये बड़ा ऐलान कर दिया है और पीएम मोदी ने स्पष्ट उन मुस्लिम देशों के नाम भी बताए जैसे पाकिस्तान को करारी मिर्ची लगी है। और पाकिस्तान के जो वो OIC वाला संगठन बताया जा रहा था, वो भी पूरी तरीके से पीएम मोदी ने निशाना साध कहा आज सपना देखने वालों को करारा झटका लगा है। लेकिन आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी के दौरे तो उधर पाकिस्तान रो रहे, पाकिस्तान ने ब्लैक डे मनाया है। हम चलते हैं एक और अपडेट। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के पाहु इलाकों में सुरक्षा और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, 3 आतंकी को ढेर कर दिया गया। दरअसल जम्मू कश्मीर के पुलवामा के पाहु इलाके में रविवार को सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े कल 3 आतंकवादियों को मार चुका है। फिलहाल मुठभेड़ जारी और पुलिस के अधिकारी ने बताया कि दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के पाहु इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना पाकर सुरक्षा बलों ने वहां घेरा बंदी कर तलाशी अभियान चलाया और इसी दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाई और जवाबी कार्रवाई के साथ ही मुठभेड़ शुरू हो गई। वहीं जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए जैश-ए-मोहम्मद संगठन के 2 पाकिस्तानी आतंकियों की पहचान कर ली गई। हम चलते हैं एक और अपडेट। लेकिन दोस्तों 72 घंटे में 13 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। एक और अपडेट, ड्रैगन को करारा जवाब दिया है भारत ने। चीनी नागरिकों के लिए जारी टूरिस्ट वीजा को भी किया सस्पेंड। दरअसल भारत ने चीनी नागरिकों को जारी किए गए पर्यटक वीजा को निलंबित कर दिया। इंटरनेशनल एयर
ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने 20 अप्रैल को अपने सदस्य वाहकों से ये जानकारी दी। दरअसल भारत चाइना के विश्वविद्यालयों में रजिस्टर्ड लगभग 22,000 भारतीय छात्रों को परेशानी को चीन के सामने उठा रहा था और ये छात्र वहाँ जाकर कक्षाएं नहीं ले पा रहे हैं। चीन ने अभी तक इन छात्रों को देश में आने की मंजूरी नहीं दी है। साल 2020 में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण इन छात्रों को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर भारत लौटना पड़ा। भारत को लेकर 20 अप्रैल को जारी एक आदेश में IATA ने कहा है कि चीन के नागरिकों को जारी किए गए पर्यटक वीज़ा अब वैध नहीं है। यानी भारत के 22,000 छात्रों को जब परेशानी हुई और चाइना ने जो है उनको मंजूरी नहीं दी आने में, तो भारत ने भी चीन में रह रहे उन तमाम चीनी नागरिकों के पर्यटक वीज़ा को पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया गया है। यानी चाइना को उसी की भाषा में भारत ने भी मुंहतोड़ और करारा जवाब दे दिया है। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। हम चलते हैं एक और अपडेट। रूसी हेलीकॉप्टरों के बेड़े को इजरायली स्पाइक मिसाइलों से लैस कर रही वायुसेना। यानी रूसी हेलीकॉप्टर बेड़े को इजरायली रोधी टैंक मिसाइलों से किया जा रहा है लैस। आप समझ लीजिए, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध से जिस पैमाने पर टैंक रोधी मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ, उसे देखते हुए भारतीय वायुसेना अपने रूसी हेलीकॉप्टर बेड़े का इजरायली टैंक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस कर रहा है। अब ये मिसाइल 30 किलोमीटर की दूरी में अपने लक्ष्य को निशाना बना सकती है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक रूसी हेलीकॉप्टर बेड़े Mi-17V 5 इजरायली LOS लगाने से संघर्ष की स्थिति काफ़ी दूर से अपने लक्ष्य को निशाना बना पाएगी और आपात स्थिति में ये काफ़ी असरदार साबित होगी। रूस यूक्रेन युद्ध में जुड़ी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि रूसी सेना के खिलाफ यूक्रेन के सैनिकों ने पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों और अमेरिका द्वारा मुहैया कराई गई टैंक रोधी मिसाइलों के बड़े प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया है। दरअसल भारतीय वायुसेना ने इन मिसाइलों में दिलचस्पी लेना 2 साल पहले शुरू किया, जब पूर्वी लद्दाख में नियंत्रण रेखा के पास चीन ने भारी संख्या में सैनिकों और टैंकों की तैनाती की थी। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, इजराइल ने पत्थरबाजों को अनोखे तरीके से कर दिया इलाज। दरअसल दोस्तों, इस दिनों अल-अक्सा मस्जिद में इजराइल और फ़लस्तीन के बीच जंग जारी है। एक तरफ जहां यहूदी पूजा कर रहे थे तो मुस्लिमों ने पत्थर मारे फ़लस्तीनी के मुस्लिमों ने। वहीं आरोप है ये कि जहां अल-अक्सा मस्जिद में मुस्लिमों के द्वारा जब अज़ान नमाज की जा रही थी तो वहाँ पर इजरायली पुलिस ने कुछ लोगों पर कहीं न कहीं तरीके से बल प्रयोग किया था। तो दोनों तरफ से आरोप लगा, लेकिन जब यहूदियों के द्वारा पूजा की जा रही थी तब बड़े पैमाने पर मुस्लिमों ने पत्थरबाजी की थी। अब पत्थरबाजी करने के लिए इजरायली पुलिस ने इनका अनोखे अंदाज में अनोखे तरीके से इलाज कर दिया है। दरअसल आपको बता दें, बड़े पैमाने पर लाठियों से यानी उनको बल प्रयोग करने के बावजूद भी जब फ़लस्तीनी मुस्लिम नहीं माने तो उनको ड्रोन के जरिए, जी हाँ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वो भी अनोखे तरीके से ड्रोन के जरिए। वो जहाँ जहाँ थे, यानी जहाँ जहाँ झुंड बनाकर बैठे थे, ड्रोन के जरिए देख कर उनके ऊपर एक तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। क्योंकि दोस्तों कई जगहों पर बड़े पैमाने पर झुंड बनाकर छुपे रहते थे और उनको देख पाना इजरायली पुलिस के लिए एक तरीके से ठीक नहीं था, देख नहीं पा रहे थे। और उसके बाद जब ड्रोन के जरिए एक तरफ ड्रोन देखता जाता था कि कहाँ मुस्लिमों का झुंड है, वहीं पर ये ड्रोन जो है बड़े पैमाने पर आंसू गैस के गोले भी छोड़ देता था। तो इस अनोखे अंदाज से कहीं ना कहीं वहाँ के जो पत्थरबाजी है वो पूरी तरीके से शांत हो गई। यानी पत्थरबाजों का झुंड कहाँ है, ड्रोन से ये भी दिख जाता था, और जहाँ पे पत्थरबाजी के झुंड दिखता था वहीं पर ये आंसू गैस का गोला भी गिरा दिया जाता था। और यही कारण है कि पत्थरबाजी जो है धीरे धीरे वहाँ शांत हो गई है। एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, भड़क सकता है फिर से रसिया। बोरिस जॉनसन ने जेलेंस्की से कहा युद्ध में हथियारों की कमी नहीं होने देंगे। रूस यूक्रेन युद्ध को पूरे 2 महीने हो गए और पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो चुकी है, लेकिन युद्ध कम होने के कोई आसार नहीं दिख रहे। रूस ने यूक्रेन पर अपना हमला और तेज कर दिया है। पश्चिमी देश रूस के खिलाफ यूक्रेन को मजबूत बनाने की अपनी दिशा में हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति करने में लगे हैं। इसी बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत की यात्रा से जाने के बाद कहा है ब्रिटेन रूस के खिलाफ यूक्रेन की लड़ाई में मदद करता रहेगा और अब अधिक सैन्य सहायता की आपूर्ति करेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से कहा है कि उनकी सरकार रूस के खिलाफ यूक्रेन की लड़ाई में उसे अत्यावश्यक रक्षा उपकरणों के लिए रूप में अधिक सैन्य सहायता भेजेगी। हम चलते हैं एक और अपडेट। महंगाई और मुसलमान। फ्रांस राष्ट्रपति चुनाव हुए संपन्न। 2 बड़े मुद्दे रहे, एक उम्मीदवार कट्टर तो दूसरा महाकट्टर।
फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए दूसरे दौर की वोटिंग हुई और फ्रांस के मतदाताओं को मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन के बीच किसी एक उम्मीदवार को देश का अगला राष्ट्रपति चुनना है। हालांकि उम्मीदवार कई और हैं, लेकिन उन मुख्य मुकाबला जो है इन्हीं दोनों के बीच में है। वामपंथी इस चुनाव में तीसरे नंबर पर जा चुके हैं। जनमत सर्वेक्षणों से पता चला कि 44 साल के मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के पास ठोस बढ़त है, लेकिन विश्लेषकों ने आगाह किया कि कम मतदान होने की स्थिति में आखिरी समय पर भी चुनावी नतीजे बदल सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे राष्ट्रपति बनेगा तो कौन क्या करेगा। आपको बता दें मैक्रो कट्टर हैं, लेकिन अगर ली पेन जो है वो राष्ट्रपति बन गई तो वो महाकट्टर हैं। उन्होंने मुसलमानों को खिलाफ जो जिस तरीके से कैंपेन किया उससे जाहिर है कि अगर वो जीती तो कहीं ना कहीं मुसलमानों की मुश्किलें बढ़ेंगी फ्रांस में। हम चलते हैं एक और अपडेट। बिलावल भुट्टो जरदारी बन सकते हैं पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री। पीएम शहबाज शरीफ के सलाहकार ने कह दी बड़ी बातें। दरअसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री बनने जा रहे हैं। बिलावल और मुस्लिम लीग नवाज के नेता नवाज शरीफ की लंदन में मुलाकात के बाद पाकिस्तान में विदेश मंत्री पद को लेकर अटकलें खत्म हो गई। कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो अगले देश के 1-2 दिनों के अंदर भीतर नए विदेश मंत्री की शपथ ले लेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार कमर जयान कायरा ने कहा है कि बिलावल अगले 2 दिनों में विदेश मंत्री की पद की शपथ ले लेंगे। दरअसल कभी प्रबल प्रतिद्वंदी माने जाने वाले पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख लंदन में हुई अहम बैठकों ने कई सारे राजनीतिक आयाम के संकेत दिए। एक और अपडेट लेते हैं। अगर रूस का इलाज नहीं किया गया तो भारत। दिल्ली दौरे पर आई यूरोपीय आयोग के प्रमुख की नई चेतावनी। पिछले 1 से 1.5 महीने में भारत में जितने वैश्विक नेता पहुंचे, भारत के साथ जितने वैश्विक नेताओं की बैठक हुई, शायद उतनी बैठक 1 साल में होती है। ये वैश्विक पटल पर न सिर्फ भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाया बल्कि यूक्रेन युद्ध के लिए भारत कितना महत्वपूर्ण है, भारत के बिना रूस को काउंटर करना कितना मुश्किल है, इससे भी ये जाहिर होता है। इस वक्त यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन लेयर ने दिल्ली के दौरे पे हैं, जहां उन्होंने एक बार फिर से चेतावनी देने की कोशिश की है। दरअसल यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने नई दिल्ली में कहा है कि अगर यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया और अगर यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को चेतावनी नहीं दी गई तो फिर इसका असर हिंद प्रशांत क्षेत्र पर होगा। उन्होंने कहा है कि रूस को नहीं रोकने पर एक ऐसी दुनिया बन सकती है जो चाहे वो करेंगे को सही ठहराने की कोशिश की जा सकती है और इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र भी अछूता नहीं रहेगा। और इसी तरीके से उन्होंने कई बातें कही हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन कर रहे हैं यूक्रेन का दौरा। जेलेंस्की ने भी दी जानकारी। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने शनिवार को कहा कि अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन जो है वो रविवार को यूक्रेन का दौरा कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस से रक्षा के लिए यूक्रेन को $80 करोड़ की अतिरिक्त सैन्य सहायता देने की घोषणा की थी। बाइडेन के ने साथ में ये भी कहा है कि कांग्रेस को अतिरिक्त सहायता की भी मंजूरी देनी होगी। नए सैन्य सहायता पैकेज में आवश्यकता भारी हथियार, कारतूस और ड्रोन शामिल हैं ताकि यूक्रेन में डोनबास क्षेत्र की बढ़ती लड़ाई में यूक्रेनी सेना क्षेत्र की रक्षा कर सके। और ये यूक्रेन के लिए पहले स्वीकृति की गई करीब $2.5 अरब के सैन्य सहायता का विस्तार है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। रूस सितंबर से हमले के लिए तैनात कर देगा सरमट मिसाइल। एक साथ 10 परमाणु बम ले जाने में होगा सक्षम। दरअसल आपको बता दें, सरमट मिसाइल जो है कितनी खतरनाक है, इसे इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जहां अभी तक परमाणु बम यानी एक साथ अभी तक एक मिसाइल एक ही बम ले जा सकती थी, लेकिन अब एक साथ 10 परमाणु बम ले जाने में सक्षम है। और यही कारण है कि पुतिन अब इस पर दम भर के उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। पुतिन ने कहा है कि ये कहीं ना कहीं ये रूस का अभिमान है, ये मिसाइल। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों अगली, जहां उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने रंगारंग कार्यक्रम के बीच किया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन। पीएम मोदी ने भी किया खिलाड़ियों को संबोधित। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, भारत के दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत रविवार को हुई। खेलों के उद्घाटन के लिए ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन हुआ, जहां उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इन खेलों का उद्घाटन किया। इसके अलावा कार्यक्रम में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी शामिल रहे।
श्री कांतरविया स्टेडियम में हुए इन समारोह में कर्नाटका के गवर्नर थावरचंद गहलोत भी मौजूद रहे। इससे पहले 2020 में भुवनेश्वर में पहली बार यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था। इसके बाद कोरोना के कारण पिछले साल इनका आयोजन नहीं हुआ और अब एक बार फिर इन खेलों की वापसी जो है वो हो रही है। भारत महामारी के बाद सबसे पहले बड़ी खेल प्रतियोगिता है जिसका आयोजन देश में किया गया। इन खेलों में 300 से ज़्यादा प्रतिभागी लगभग 189 विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आई है अगली, जहां गुवाहाटी नगर निगम चुनाव में बीजेपी की हुई बम्पर जीत। पीएम मोदी बोले कड़ी मेहनत के लिए हर कार्यकर्ता को आभार। असम के गुवाहाटी नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जलवा देखने को मिला। यहां के 60 वार्डों में भाजपा और उनकी सहयोगी पार्टी असम गण परिषद ने मिलकर 58 वार्ड जीते हैं। इसके अलावा यहां आम आदमी पार्टी ने भी खाता खोल दिया है, एक सीट पर कब्जा जमाया और साथ ही असम जातीय परिषद ने भी एक वार्ड में जीत दर्ज की है। पार्टी की इनकी सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर तारीफ की है और इनका क्रेडिट राज्य के मुख्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को दिया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गुवाहाटी को बहुत बहुत धन्यवाद। विकास के एजेंडे पर निर्माण करने के लिए इस प्यारे शहर के लोगों ने हमें एक शानदार जनादेश दिया। जनता ने राज्य के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की मेहनत को भी आशीर्वाद किया और कड़ी मेहनत के लिए हर भाजपा कार्यकर्ता को मेरा आभार। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई। बिजली संकट को थामने में जुटी सरकार। बिजली, कोयला और रेल मंत्रालयों ने झोंकी ताकत। देश के संभावित बिजली संकट को रोकने में बिजली, कोयला और रेल मंत्रालय की सक्रियता चरम पर है। बिजली संयंत्रों को कोयला आपूर्ति सुचारू करने के लिए न केवल कोल इंडिया लिमिटेड ने उत्पादन बढ़ाया बल्कि कोयला ढुलाई के लिए रेल मंत्रालय के साथ मिलकर काम भी कर रहा है। इसके बावजूद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत कुछ राज्यों में बिजली की कटौती शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि अगर कोयला आपूर्ति तेजी से नहीं बढ़ाई गई तो मई के पहले पखवाड़े में देश के कई राज्यों में बिजली कटौती की स्थिति पैदा हो जाएगी। और आपको बता दें, बिजली संकट की स्थिति पिछले 4-5 वर्षों के दौरान धीरे धीरे हुई है। हम चलते हैं और अपडेट। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली गई तिरंगा यात्रा। दरअसल दिल्ली के जहांगीरपुरी में पिछले 3 दिनों हुई हिंसा के बाद रविवार को तिरंगा यात्रा निकाली गई। इनमें बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए। मिली जानकारी के अनुसार तिरंगा यात्रा में हिंदू और मुस्लिम समुदाय से जुड़े बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आपको बता दें, डीसीपी नॉर्थ वेस्ट उषा रंगानी ने बताया कि हमने दोनों समुदाय के सदस्यों को मिलकर एक साथ शांति समिति का गठन किया और उन्होंने जहांगीरपुरी में एक तिरंगा यात्रा आयोजित करने और लोगों से सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की अपील करने का प्रस्ताव रखा। यात्रा में दोनों समुदाय के 50-50 लोगों ने हिस्सा लिया है। यानी लगभग करीब 100 लोगों ने जो है वो तिरंगा यात्रा निकाली हुई है। तो ये एक बड़ी खबर है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है अगली, जहां पर आपको बता दें, ब्रिटिश सांसद के इस्लामोफोबिया वाले बयान को भारतीय स्कॉलर ने किया खारिज। कहा यहाँ शांति से रहते हैं मुसलमान। दरअसल भारतीय स्कॉलर मौलाना साहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने ब्रिटिश सांसद के भारत में कथित इस्लामोफोबिया को लेकर किए गए बयान को खारिज कर दिया। साथ ही कहा है कि इस देश में भारत में मुस्लिम शांति के साथ रहते हैं और भारत के आंतरिक मामलों में किसी भी विदेशी मुल्क को हस्तक्षेप करना ठीक नहीं। ब्रिटिश सांसद के भारत में इस्लामोफोबिया वाले बयान को खारिज करते हुए इस्लामिक रिसर्च सेंटर के निदेशक रजवी ने कहा है कि ब्रिटिश सांसद का बयान गैर जिम्मेदाराना है और उन्होंने मुसलमानों, अल्पसंख्यकों के प्रति निसंदेह भारत की तारीफ भी की। तो इस तरीके से करारा जवाब दिया। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। द कश्मीर फाइल के ब्लॉकबस्टर होने के बाद पीएम मोदी से मिले अनुपम खेर, सौंपा मां का आशीर्वाद। अनुपम खेर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्होंने इस मीटिंग के फोटोग्राफ्स अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर शेयर की। इन फोटोज़ में अनुपम खेर पीएम मोदी को अपनी मां दुलारी की दी रुद्राक्ष की एक माला भेंट की, जिसमें मोदी बड़े ही आग्रह से ग्रहण कर रहे हैं। अनुपम खेर ने इसे कैप्शन में लिखा कि ये पीएम को ये छोटी सी रुद्राक्ष की माला और उनकी मां दुलारी ने खास तौर से पीएम के लिए दी है। उन्होंने ये भी लिखा है कि आप दिन रात देश की सेवा में लगे रहते हैं, आपसे मिलकर मन प्रसन्न हो गया। अनुपम खेर की फिल्म द कश्मीर फाइल ने भारत ही नहीं पूरी दुनिया में तहलका मचाया। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई। जहांगीरपुरी हिंसा, मुस्लिम निवासियों ने निकाली तिरंगा यात्रा, ये हमने आपको बताया। इस बीच एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई अगली, जहां पर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पुडुचेरी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह का, अगर आज भारत की आत्मा को समझना तो श्री अरबिंदो को पढ़ना सुनना पड़ेगा।
क्रांतिकारी दार्शनिक और संत श्री अरबिंदो के 150वीं जयंती के समारोह में शामिल होने रविवार को पुदुचेरी पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर भारत की आत्मा को समझना है तो श्री अरबिंदो को पढ़ना सुनना पड़ेगा। उन्होंने भारत के अलग अलग प्रकार से व्याख्या की और उनके संदेश को समझने को पता चलेगा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो संस्कृत के आधार पर बना है। अमित शाह श्री अरबिंदो आश्रम भी गए। श्री अरबिंदो तथा उनकी आध्यात्मिक सहयोगी दमोदर के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वतंत्रता सेनानी महाकवि सुब्रमण्यम भारती की प्रशंसा करते हुए उन्हें देशभक्ति का प्रतीक बताया। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग एक और निकल के आ रही है, जहां पर सांसद नवनीत राणा और पति रवि को 6 मई तक जेल, जमानत याचिका पर 29 अप्रैल को सुनवाई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही गई थी, लेकिन हनुमान चालीसा तो नहीं हो पाई, लेकिन 14 दिन की जेल नवनीत राणा को हो गई। नवनीत राणा निर्दलीय सांसद हैं और वो कहीं ना कहीं राइट विंग से ताल्लुक़ रखती हैं और उसके बावजूद ये चीज़ हुआ। तो दोस्तों एक और अपडेट लेते हैं। पीएम मोदी को मिला पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, देश की जनता को समर्पित किया ये सम्मान। दरअसल पीएम मोदी की महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के एक दिन का दौरा किया और आपको बता दें वो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार स्वीकार करने मुंबई पहुंचे। मुंबई के खड़मुखनाद हॉल में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, विधानसभा में विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस, गायिका आशा भोसले, उषा मंगेशकर और भारत रत्न लता मंगेशकर के परिवार के अन्य सदस्यों समेत बड़ी हस्तियां मौजूद रही। और आपको बता दें कार्यक्रम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शामिल नहीं हुए और ना ही उद्धव ठाकरे पीएम मोदी का स्वागत करने मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे। कार्यक्रम की निमंत्रण पत्रिका में भी सीएम उद्धव ठाकरे का नाम नहीं था और कार्यक्रम में महाविकास अघाड़ी सरकार